नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में और हमने इस बात का भी जिक्र किया था वीडियो में कि विश्व जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है कि समान है। तो जनसंख्या का वितरण का अर्थ क्या होता है, इस तथ्य को भी हमने समझ लिया था पिछले वीडियो में। उस वीडियो के अंत में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार किन वजहों से जनसंख्या दुनिया में यानी विश्व में असमान रूप से फैली हुई है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे कहने का मतलब ये निकलता है कि हमें इस बात पे चर्चा करना है कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण हैं या फिर ऐसे कौन से कारक हैं जिससे दुनिया में जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। यानी कहने का मतलब है जनसंख्या असमान रूप से फैली है, किन कारणों से फैली है, इस पे चर्चा करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर। जिन कारणों की वजह से जनसंख्या का वितरण असमान है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जिन कारणों की वजह से जनसंख्या असमान रूप से फैली है, उन कारणों का अध्ययन करने के लिए अगर हम उन कारणों को कुछ वर्गों में विभाजित कर ले तो अध्ययन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनको हम क्या करते हैं, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक में विभाजित कर देते हैं। क्या करते हैं, भौगोलिक कारक और आर्थिक कारकों में विभाजित कर देते हैं। और इनके अलावा कुछ ऐसे भी कारक है जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक, वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं कि जिन वजहों से या जिन कारकों से जनसंख्या का वितरण असमान है, उनका अध्ययन करने के लिए, सुविधापूर्वक अध्ययन करने के लिए हम उन सभी कारकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देते हैं, फिर उसके बाद अध्ययन करते हैं ताकि हमारा जो काम है आसानी से हो सके। इसलिए क्या कहते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों में विभाजित कर देते हैं और आगे चल करके एक एक तथ्य का अध्ययन सावधानी से करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जल की उपलब्धता के बारे में। यानी जल एक ऐसा कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे करता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, जल जीवन जीने के लिए एक आवश्यक वस्तु है, क्योंकि जब प्यास लगती है तो पीने के लिए क्या, जल ही हमारे काम आता है। तो जल का उपयोग न सिर्फ पीने के लिए बल्कि खाना बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के कार्य में क्या हो सकता है, पशुपालन के लिए, कृषि के लिए, उद्योग धंधों को चलाने के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों को भी करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जिन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है वहां पे क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा बसते हैं, यानी वहां पे जनसंख्या घनी होती है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो या नहीं के बराबर उपलब्ध हो, वहां पे जनसंख्या क्या होती है, विरल पाई जाती है, यानी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। आप देख सकते हैं, मैप पे देख सकते हैं, या फिर विभिन्न तरह के तथ्यों का उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो नदी घाटियां होती है ना, नदी घाटियां में क्या होता है, जनसंख्या सघन होती है। जैसे कि अगर हम भारत में बात करें, सिर्फ अपने देश की बात करें, तो भारत में जो गंगा का मैदानी इलाका है, यानी गंगा का जो बेसिन है, भारत के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र में इसकी गिनती होती है। समझ में आ रही बात। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे पानी की उपलब्धता न हो, जैसे कि रेगिस्तानी इलाका या कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जल आसानी से न मिल पाए, तो वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या काफी विरल होती है। तो अतः आप देख सकते हैं कि जल किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम इसके अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, भू आकृति। यानी हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भू आकृति, इसको स्थलाकृति भी कहते हैं। भू आकृति का मतलब हुआ धरातल की बनावट कैसी है, पठारी है, समतल है या फिर मैदानी इलाका है। तो ये जो भू आकृति होती है वो भी जनसंख्या के वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे करती है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होता है कि लोग ना समतल जो भूभाग होते हैं, जो समतल स्थल होते हैं ना, उस पे बसने को प्राथमिकता देते हैं, या फिर जिसका ढाल काफी मंद हो, मंद मतलब काफी धीमा ढाल हो, वहां पे बसने को प्राथमिकता देते हैं। किसकी तुलना में, तो पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में। क्यों, तो जरा ध्यान दीजिएगा, समतल भूमि पे क्या होता है, बहुत तरह के क्रियाकलाप करने आसान हो जाते हैं, जैसे कि कृषि करना, सड़कों का निर्माण करना,
विभिन्न प्रकार के और आर्थिक क्रियाकलाप करना, जैसे उद्योग धंधे लगाना, ये सब क्या होता है समतल भूमि पे करना काफी आसान होता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, घर का निर्माण करना, किसी प्रकार के उद्योग धंधों को वहां पे लगाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो इस तरह से क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जो भू आकृति होती है यानी जो स्थल की बनावट होती है कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को समतल भूमि पे करना आसान होगा तो लोग कहाँ पे बसने को प्राथमिकता देंगे, समतल भूमि पे कि पर्वतीय भागों पे। इस बात का बिल्कुल एक ही आंसर होगा कि लोग समतल भूमि पे ही बसने को प्राथमिकता देंगे, न कि पर्वतीय हिस्सों में बसने को, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि समतल भूमि की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में जो क्रियाकलाप करना होता है वो कितना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं। अब बात करेंगे हम जलवायु के बारे में कि जलवायु कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत ही अत्यधिक गर्मी पड़ती हो, या कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत ही अत्यधिक ठंड पड़ती हो, या फिर बहुत ज्यादा बारिश होती हो, तो ऐसे क्षेत्रों में लोग बसना पसंद नहीं करते बल्कि मजबूरी में ही वहां पे बसते हैं। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र जहाँ का मौसम काफी सुहावना हो, जहाँ की जलवायु काफी सुखद हो, न अत्यधिक गर्म न अत्यधिक ठंड, बारिश हो वो भी पर्याप्त मात्रा में, तो लोग ऐसे क्षेत्रों में क्या करेंगे, बसने को प्राथमिकता देंगे। तो जिन क्षेत्रों की जलवायु काफी क्या होती है, गर्म होती है या फिर ठंडी होती है, लोग ऐसे क्षेत्रों में बसना पसंद नहीं करते, बस मजबूरी में ही बसते हैं। और जिन क्षेत्रों की जलवायु सुखद होती है, सुहावनी होती है, लोग ऐसे क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जलवायु कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। आगे हम बात करेंगे मृदाएं यानी कि मिट्टी। मिट्टी यानी मृदा या फिर मिट्टी कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हम सब जानते हैं कि मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कितनी जरूरत होती है इसकी, यानी कहने का मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी करने के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ही जरूरी है। तो जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी होती है, लोग वहां पे क्या करते हैं, कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं। जब सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ और लोग खाना बदोश जिंदगी को छोड़ करके अस्थायी जीवन जीने लगे, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था, खेती बाड़ी करना। और खेती बाड़ी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जल तो उपलब्ध होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए एक और चीज भी जरूरी है, जैसे मौसम अच्छा होना चाहिए और मिट्टी जो हो ना, मिट्टी का होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। तो जिन क्षेत्रों की मिट्टियां क्या होती है, उपजाऊ होती है, लोग ऐसे भागों में बसना पसंद करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वहां पे कृषि कार्य करना क्या होता है, काफी आसान होता है। तो उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेश क्या होते हैं, सघन बसे क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे जनसंख्या सघन होती है, लोग अत्यधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, निवास करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारकों के बारे में कि कौन कौन से आर्थिक कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम खनिज के बारे में कि खनिज कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है या कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे खनन की क्रिया होने लगती है। ये खनन की क्रिया मतलब एक प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है ना। खनन की क्रियाकलाप होने के साथ साथ वहां पे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलाप भी होने आरंभ हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग रोजगार पाने की तलाश में क्या करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के मजदूर हो, कुशल हो, अर्धकुशल हो, वो लोग क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। प्रवास कर जाते हैं मतलब क्या, रोजगार पाने के लिए वैसे क्षेत्रों में आना आरंभ कर देते हैं जहाँ पे खनिज निक्षेप उपलब्ध हो, खनिज पदार्थ उपलब्ध हो। समझ में आ रही ना बात मेरी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उनको रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने की वजह ये कि खनन क्रिया होती है, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्रियाएं होती है। तो इस तरह से जो खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र होते हैं, यानी वैसे क्षेत्र जहाँ पे खनिज पदार्थ मिलते हैं, वो इलाका धीरे धीरे क्या होता है, सघन होने लगता है, वहां पे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, ठीक है। उसी तरह से नगरीकरण के बारे में बात करेंगे कि नगरीकरण कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो हम सब जैसे कि जानते हैं कि जो नगर होते हैं, नगर में रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। किनकी तुलना में, तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। नगर में सिर्फ रोजगार की संभावनाएं ही ज्यादा नहीं होती, बल्कि ऐसा भी होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं
उपलब्ध होती है। कहाँ पे? तो नगर में। इसके अलावा परिवहन और संचार के जो साधन होते हैं वो बेहतर होते हैं वहाँ पे नगर में। तो इससे क्या होता है, नगरों का जो जीवन है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। कुछ लोग रोजगार पाने के लिए नगर में जाते हैं, कुछ लोग बेहतर नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं। और इससे क्या होता है, जनसंख्या का एक बड़ा भाग नगरों की तरफ आकर्षित होकर के नगरों में जाकर के बसने लगता है। और इस तरह से क्या होता है, नगर की जो जनसंख्या है सघन होने लगती है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नगरीकरण कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करेंगे औद्योगिकरण कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन क्षेत्रों में क्या होता है, उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, यानी जहाँ पे औद्योगिक क्रियाकलाप होने लगते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या होता है, द्वितीय क्रियाकलाप या किसी अन्य तरह का उद्योग, ठीक है, वहाँ पे वस्तु का उत्पादन किया जाता है, बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि काम करने के लिए मजदूरों और विभिन्न प्रकार के कर्मियों की जरूरत पड़ती है। लोग वहाँ पे रोजगार पाने के लिए उन क्षेत्रों में चले जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे बस जाते हैं। तो जहाँ पे उद्योग धंधे लगे होते हैं, जहाँ पे कल कारखाने चलते हैं, औद्योगिक क्रियाकलाप होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ उस फैक्ट्री कारखाने में काम करने वाले ही जाकर के वहाँ पे नहीं बसते। उस क्षेत्र के आसपास सिर्फ वो लोग ही नहीं बसते, बल्कि क्या बोलते हैं, वाहन चालक यानी कि ड्राइवर, डॉक्टर, बैंक कर्मी, कुछ अन्य प्रकार के क्रियाकलाप करने वाले, मतलब सेवा प्रदान करने वाले लोग वहाँ पे क्या होता है, जा करके बसने लगते हैं। और उस तरह से वैसे क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या घनी होने लगती है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से औद्योगिकरण क्या करता है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है ना। अब हम बात करेंगे कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों पे के बारे में कि आखिरकार ये जो कारक है कैसे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सामाजिक अशांति हो, यानी कहने का मतलब क्या होता है, समाज के कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों को दबाया जा रहा हो, उनका शोषण किया जा रहा हो, तो जो दबे हुए लोग हैं या फिर जिनका शोषण हो रहा है वो लोग क्या करेंगे, वैसे क्षेत्रों में रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, उस क्षेत्र को छोड़ देंगे और वैसे क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देंगे जहाँ पे उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, शांति हो। समझ में आ रहा है ना। तो कैसे ये जो सामाजिक कारक है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, आप समझ सकते हैं। ऐसे बहुत तरह के उदाहरण अपने देश में, दूसरे देशों में मौजूद है, जहाँ पे सुरक्षा के कारण लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पलायन हुआ है और इससे जनसंख्या के वितरण पे कितना असर पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से हम कुछ और कारक, राजनीतिक कारक पे पहले चर्चा कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में राजनीतिक अशांति होती है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, युद्ध का माहौल बना रहता है, अराजकता का माहौल बना रहता है, शासन तंत्र दुर्बल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद नहीं करते हैं, उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता नहीं देंगे, बल्कि उस जगह को छोड़ करके कहीं और पलायन कर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कैसे राजनीतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे इसी में, और जनसंख्या का वितरण राजनीतिक कारक से प्रभावित होती है, इसका एक और पहलू मैं आपको बता दूं। कभी कभी क्या होता है ना कि देश की जो सरकारें हैं, जो शासन तंत्र है, वो क्या करता है, जैसे कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या बहुत सघन है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, एक ही क्षेत्र पे जब जनसंख्या सघन होने लगती है तो उस क्षेत्र के संसाधनों पे, भूमि पे जनसंख्या का दबाव बनने लगता है, जिससे वहाँ पे विभिन्न तरह की कुव्यवस्थाएं, बुराइयां उत्पन्न होने लगती है। तो सरकार ऐसे मामलों में क्या करती है, लोगों को उन क्षेत्रों में बसाने के लिए प्रोत्साहित करती है जहाँ पे आबादी विरल होती है, उनको विभिन्न तरह की सुविधाएं दे करके सघन क्षेत्रों से निकाल करके विरल क्षेत्रों की तरफ ले जा करके बसाती है। तो इस तरह से भी जनसंख्या का वितरण क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक कारक के बारे में। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं ना जहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाकलाप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से आकर्षित होते हैं, और जहाँ पे उनके ये पसंद के क्रियाकलाप होते हैं, लोग वैसे क्षेत्रों में क्या होता है, आकर्षित होते हैं जा करके बसने के लिए। जैसे कि बनारस, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, आप इनके बारे में सुने होंगे। तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप के केंद्र है और लोग ऐसे क्षेत्रों में बसने को प्रेरित होते हैं और वहाँ पे जाकर के बसते हैं। तो ये चीज़ें भी जनसंख्या के वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो मेरे ख्याल से अब लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जनसंख्या के वितरण को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं।
सुविधा के लिए हम इन कारकों को भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों में वर्गीकृत कर देते हैं, तब जाकर के इनका अध्ययन करते हैं। इससे यह काम सरलतापूर्वक हो सकता है या हो जाता है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मिट्टियाँ, मृदाएं मतलब मिट्टियाँ, ये सब भौगोलिक कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक उसी तरह से खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब आर्थिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा मतलब इन दोनों के अलावा कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक भी होते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अब आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जनसंख्या के घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।